हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ मैटर का पार्ट डी करेंगे। डी पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नेचुरल मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम नेचुरल मटेरियल को डिफाइन करेंगे। तो नेचुरल मटेरियल क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अकर नेचुरली आर नोन एज नेचुरल मटेरियल्स। इसका मतलब हुआ कि वो मटेरियल जो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उन मटेरियल को हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स। इसी तरह से नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अलाउ टू पास लाइट कंप्लीटली थ्रू इट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। इसका मतलब हुआ कि वो मटेरियल्स जो अपने से होकर लाइट को पूरी तरह से पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट और ओपेक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 ऐसे मटेरियल्स बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, और सेकंड पार्ट में हमें 3 ऐसे मटेरियल बताने हैं जो ओपेक हों। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को बताएंगे। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं वाटर, एयर एंड ग्लास एक्सेट्रा। तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। आप चाहो तो कोई और भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो अपने आंसर में लिख सकते हो। इसी तरह से सेकंड है ओपेक मटेरियल्स। तो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वुड, वॉल एंड मिल्क एक्सेट्रा। तो इसके आंसर में भी आप चाहो तो कोई से भी और जो है वो 3 ओपेक मटेरियल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन और कैन नॉट इजीली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमें 2 पार्ट में ही क्वेश्चन को पूछा है। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट होती है मैटर की जो इजीली चेंज कर लेती है अपनी शेप और वॉल्यूम को, और ऐसा वो क्यों कर पाती है। और सेकंड पार्ट में हमें मैटर की वो स्टेट बतानी है जो इजीली चेंज नहीं कर पाती है अपनी शेप और वॉल्यूम को। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि वो कौन सी स्टेट होती है मैटर की जो अपनी शेप और वॉल्यूम को इजीली चेंज कर लेती है। तो इसका आंसर आएगा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन इजीली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम because its particles are not tightly packed with each other so they can move। इसका मतलब हुआ कि जो गैसियस स्टेट होती है मैटर की वो इजीली चेंज कर लेती है अपनी शेप और वॉल्यूम को, क्योंकि जो गैसियस स्टेट होती है मैटर की उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, जिस वजह से जो मैटर की शेप है और वॉल्यूम है वो इजीली चेंज हो जाती है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि वो कौन सी स्टेट होती है मैटर की जो अपनी शेप और वॉल्यूम को इजीली चेंज नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर आएगा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। इसका मतलब हुआ कि जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की वो इजीली चेंज नहीं कर पाती है अपनी शेप और वॉल्यूम को, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा
पास पास में होते हैं, इसीलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से जो मैटर की शेप और वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि मटेरियल्स जो हैं वो डिफ्यूज क्यों हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट मटेरियल्स। इसका मतलब हुआ कि जो मटेरियल्स हैं वो अपने ही पार्टिकल्स की फ्री मूवमेंट की वजह से एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, डिफाइन द टर्म सोलेबिलिटी, हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें पूछा गया है कि सोलेबिलिटी क्या होती है और हमें यह भी बताना है कि सोलेबिलिटी में क्या चेंज आता है जब हम वाटर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन लिक्विड यूजुअली वाटर इज नोन एज सोलेबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि सोलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का जिसको हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम में डिसॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम सोलेबिलिटी चेक करने के लिए यूजली जो है वो वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका 5th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे जिसमें हमें ये पूछा गया था कि जब हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सोलेबिलिटी में क्या चेंज आएगा। तो इसका आंसर होगा सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि किसी सब्सटेंस की सोलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th, नेम 3 मटेरियल्स दैट आर सोलेबल और इनसोलेबल इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 6th में हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन को पूछा है। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 ऐसे मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो वाटर में सोलेबल हों और सेकंड पार्ट में हमें 3 ऐसे मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो वाटर में इनसोलेबल हों। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप कोई से भी 3 मटेरियल्स के नाम लिख सकते हो जो वाटर में सोलेबल हों या वाटर में इनसोलेबल हों। तो मैंने जो यहाँ पर आंसर लिखे हैं वो हैं सोलेबल मटेरियल में मैंने लिखा है शुगर, सॉल्ट एंड इंक। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और कोई और भी लिख सकते हो। इसी तरह से इनसोलेबल वाटर मटेरियल्स में मैंने लिखे हैं सैंड, पेपर एंड ऑयल। तो इसी आंसर के साथ आपका जो डी पार्ट था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।